तो बच्चों कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पर। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्री बोर्ड पेपर को। पेपर का कोड हमारा क्या है, KPSI। और यदि पेपर पे गौर किया जाए तो इस पेपर में क्लियरली मेंशन है कि पेपर का टाइमिंग क्या है, 2 घंटा 30 मिनट, और पेपर का मैक्सिमम मार्क्स है 70। और यदि इस पेपर को गौर किया जाए तो खंड क सेक्शन ए में पूरे 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हमारे हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 20 क्वेश्चन है और सभी हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चन है। दैट मीन्स इसमें से हमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उसको चूज करना है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे ओनली 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है कि बिंदु -3, 5 का y अक्ष से दूरी क्या होगी। इस क्वेश्चन में ध्यान से एक वर्ड को ऊपर गौर करिए। इसमें एक वर्ड आया है दूरी। दूरी का मतलब क्या होता है बच्चों, यह एक धनात्मक राशि है, मतलब दूरी हमेशा धनात्मक होगी। विस्थापन हमारा निगेटिव हो सकता है, जिसको हम पिछले क्लास में 9th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, फिजिक्स में। तो आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बच्चों 2 तरीका है। पहला ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 के होल स्क्वायर, जो मेरा फार्मूला होता है ये वाला, इस फार्मूले की मदद से भी इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए -3, 5 को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यदि -3, 5 को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ डायग्राम। तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 5 है। इन दोनों बिंदु को इधर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे कट करेंगे तो ये -3, 5 मेरा बिंदु हो जाएगा। अब इस पर ध्यान से देखिए तो y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, 3 है। क्यों? क्योंकि ये हम यहाँ से ओरिजिन से 3 कदम आगे बढ़े हैं तो ये भी 3 ही होगा। और दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो y अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो रही है, इसकी 3 + 3 होगा, ठीक है। और यदि इसी क्वेश्चन को हम इस फार्मूले की मदद से करना चाहें तब भी आसानी से हम कर सकते हैं। अब यदि फार्मूले की मदद से हम प्रोसीड करें तो हमें इस फार्मूले में 2 बिंदु चाहिए और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, y1, दूसरा क्या होगा x2, y2। हमें एक कोऑर्डिनेट तो क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली कि -3, 5 है, तो यहाँ -3, 5 मिल गया। और एक बात बहुत अच्छी मेंशन की है इस क्वेश्चन में कि बिंदु मेरा y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर बिंदु के स्थित होने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बिंदु होगा जिसके निर्देशांक में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए ये बिंदु 0, y फॉर्म का होगा। और हमें इसकी दूरी किससे निकालनी है बच्चों, y अक्ष से दूरी निकालने हैं। तो दूरी हमेशा हम किसी बिंदु, किसी भी जहाँ निकालते हैं कहीं से, तो हम वहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, लंबवत दूरी लेते हैं। तो लंबवत दूरी ले रहे हैं, इसका मतलब ये जो होगा इस पर 90 अंश का कोण बनाएगा। 90 अंश का कोण बनाने का मतलब क्या होगा कि इसकी जो y की वैल्यू भी होगी, जो -3, 5 में y की वैल्यू वही होगी, अर्थात y की वैल्यू भी क्या होगी, मेरी 5 होगी। तो इस तरीके से हमारा दूसरे पॉइंट अभी कोऑर्डिनेट किया गया 0, 5। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है। तो इस फार्मूले में सिंपली हम पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इस फार्मूले में हम इन वैल्यू को पुट करते हैं। जब पुट करेंगे तो हम x2 की जगह क्या पुट कर देते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं x2 मेरा ये है। यदि इसको x2 माने तो इसको हमें x क्या मानना पड़ेगा, y2 मानना पड़ेगा। इसको x1 मान रहे हैं तो ये वाला बिंदु मेरा क्या होगा, y1 होगा। तो हम इसको क्या माने हैं बच्चों, x2 माने हुए हैं। तो -3, 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे -3, 0 पुट किए हैं। और y वाले दोनों कोऑर्डिनेट 5, 5 ही हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 5 - 5 का होल स्क्वायर। अब -3 - 0 किसी भी संख्या में से यदि हम शून्य को घटाते हैं तो हमें वही आंसर मिलता है। तो यहाँ -3 का स्क्वायर हो गया। 5 में से 5 घटेगा तो 0 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9। 0 का स्क्वायर 0, तो √9 + 0 हो गया, तो √9 आ गया। 9 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। यदि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो इसके ऑप्शन में कहीं पे 3 दिया ही नहीं हुआ है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण मेरा क्या है, 5x² - 3x + 2 = 0। तो इसके मूलों का योगफल हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो इस समीकरण को हम लिख देते हैं कॉपी पे, यहाँ पे समीकरण को लिख दिए हम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो ये समीकरण किस फॉर्म का है हमारा, ax² + bx + c, अर्थात एक द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण के मान लेते हैं 2 हमारे रूट हैं, एक रूट मेरा अल्फा है, दूसरा रूट क्या है, बीटा है। तो अल्फा + बीटा की जो वैल्यू होती है वह
माइनस बी बाई ए की बराबर होती है। तो यहाँ पे ध्यान से गौर करिए, तो यहाँ पे प्लस है और जो हमारी वैल्यू गिवन है यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम प्लस बना देते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, 5x² प्लस ये -3 हो गया x प्लस 2, प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है वो यहाँ से बैलेंस हो जा रहा है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो b की वैल्यू आ रही है बच्चों क्या आ रही है, -3, c की वैल्यू क्या आई बच्चों 2 और a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 5। तो हमें पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, हमसे क्या पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों -b बाई ए हो गई। तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू -3 आई है, तो माइनस ऑफ -3 अपान में a की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया। तो यहाँ क्या हो गया +3 अपान में 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों 3 अपान में 5। तो क्वेश्चन में देखते हैं 3 अपान में 5 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 अपान में 5 हमारे ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 3 अपान में 5। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है बच्चों, यदि 3 cot a की वैल्यू है जो 4 के बराबर है, तो हमें बताना है कि sec a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बच्चों 3 cot a की वैल्यू 4 दी हुई है, तो cot a की वैल्यू यहाँ पे इस 3 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब हम पढ़े हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होती है उसको हम याद किए हैं बच्चों लाल बटे कक्का से। L/K हमारा साइन होता है, A/K हमारा कॉस होता है, L/A हमारा टेन होता है। तो हमें यहाँ पे कॉट दिया हुआ है, कॉट हमेशा टेन का उल्टा होता है। टेन की वैल्यू यदि L/A है तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों A/L हो जाएगी। अर्थात यदि हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं और इस वाले एंगल को यदि हम थीटा मानते हैं तो ये थीटा से संलग्न जो भुजा होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी आधार हो जाएगी और थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कड़ हो जाएगी। तो अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें वैल्यू पूछी है सेक की। सेक बच्चों टेन का सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस हमारा A/K होता है, सेक क्या हो जाएगा K/A। अर्थात हमें इसके लिए कड़ की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कड़ निकालेंगे, तो कड़ निकालने के लिए हम जानते हैं कि कड़ का जो स्क्वायर होता है वह लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, लंब की जगह 3 आधार की जगह 4, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी कड़ की वैल्यू 5 आ गई। तो सेक की वैल्यू क्या होगी बच्चों K/A, कड़ क्या आया है बच्चों 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, आधार 4 आया तो 4 रख देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 5/4। अब हमें अगले क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर क्या हमारा फार्मूला होता है कुल राशियों का योगफल बटा में कुल राशियों की संख्या। तो हमें 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको योगफल के रूप में लिख दिए और राशियाँ कितनी है 9 ठो हैं तो यहाँ 9 से भाग दे दिए। अब इनको जोड़ना, तो या तो आप यूजुअली जैसे जोड़ा जाता है वैसे जोड़ लीजिए या फिर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ये हमारी संख्याएं कौन सी हैं, तो देखा जाए तो ये संख्याएं हमारी हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n+1/2। यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे 9, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 45। तो यहाँ पे 45 पुट कर देंगे 45/9, ठीक है, 9 से काट देंगे तो 5। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि x² - 4 = 4 के मूल ज्ञात करने हैं। तो बच्चों x² - 4 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x² - 4 को हम लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। तो इसको हम a² - b² के फार्मूले से ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a + b a - b अर्थात x + 2 x - 2। इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि दो नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब या तो ये वाला भाग 0 होगा या तो ये वाला भाग 0 होगा। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, यदि 7 में 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, या फिर 0 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 0 आएगा। इस तरीके से यदि x + 2 0 होगा तो इस 2 को उस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x = 0 - 2। इस तरीके से x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -2। और यदि इस वाले पार्ट को 0 करें x - 2 को 0, तो यहाँ से 2 इधर जाएगा तो 0 + 2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2, अर्थात x की दो वैल्यू आई, पहला +2 दूसरा -2। इस तरीके से x की दो पॉसिबल वैल्यू हो गई +-2। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं ऑप्शन में +-2 कहाँ दिया हुआ, तो +-2 यहाँ दिया हुआ है। अब तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया C। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को बच्चों ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है यदि tan थीटा = 2ab अपान में a² - b² है तो cos थीटा की वैल्यू क्या।
तो बच्चों हमें tan की ये वैल्यू दी हुई है, तो यदि लाल बटे कक्का के अनुसार हम प्रोसीड करें तो हमारा ये लास्ट वाला जो होता है वही मेरा tan होता है। दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू L/A हो गई। यदि एक हम ट्रेंगल बनाएं तो थीटा के सामने वाली साइड हमारी L होती है, तो यहाँ पे L की वैल्यू 2AB हो गई और आधार की वैल्यू क्या हुई A² - B²। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यदि इसमें हम वैल्यू पुट कर दें और इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने में बच्चों हमारी कर्ण की वैल्यू क्या आ रही है A² + B²। और हम जानते हैं इस फार्मूले के अनुसार लाल बटे कक्का से कॉस क्या होता है A/K होता है। तो इस ट्रेंगल में देखिए ध्यान से A² - B² है, तो यहाँ पे हम क्या रख दिए A² - B²। कर्ण की वैल्यू भी निकालने हैं A² + B², तो यहाँ क्या रख दिए A² + B²। इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, क्या होगा A² - B² अपन में A² + B²। अगले सवाल में हमें दिया हुआ है कि यदि 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान कितना होगा। तो समांतर माध्य का अभी हम फार्मूला बच्चों पिछले ही सेक्शन में पढ़े हैं कि कुल राशियों का योगफल बटा में कुल राशियों की संख्या होती है। तो राशि हमारी क्या थी 3, 4, 6x, इनको हम योग के रूप में लिख दिए। संख्या कितनी है इसकी 4, तो बटा में 4 से डिवाइड कर दिए और इसका समांतर माध्य 5 दिया तो इसको 5 के बराबर कर दिए। 4 को इस तरह भेजेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 13 हो गया। 13 को इस तरफ ले जाकर बच्चों घटा देंगे, 13 को इस तरफ ले जाकर घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 - 13 और इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अतः x का मान हमारा क्या होगा 7। x का मान क्या हो जाएगा बच्चों 7। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, अगले सवाल में 2 बिंदु दी हुई हैं। इन बिंदु का निर्देशांक 2, 3, 4, 1 है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी हम किस फार्मूले से निकालते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यदि इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं क्या मान लूँ x1, y1, इस वाले को क्या मान लूँ x2, y2, तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट को इसमें हम क्रमशः पुट करेंगे तो देखिए x2 की वैल्यू 4 तो यहाँ 4 आ जाएगा और x1 की वैल्यू 2 तो 2 आ गया। फिर y2 की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 आ गया, y1 की वैल्यू 3 है तो 3 आ गया। इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो √8 आएगा। √8 आया तो 8 का यदि हम फैक्टर करेंगे गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2। अब इसका एक जोड़ा बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर बचेगा। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की हमारी दूरी क्या हो गई 2√2। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 2√2 है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि यदि 2 त्रिभुज हैं तो उनके जो यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह हमेशा उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है या फिर उनके ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं बच्चों मेरा जो त्रिभुज है एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा यदि ABC की ऊंचाई H1 है, PQR की ऊंचाई H2 है, तो इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, तो ये लिख दिए। अब हमें पहले का एरिया क्या दिया हुआ है बच्चों देखिए ध्यान से, पहले का 20 दिया हुआ है, दूसरे का 45, तो यहाँ पे हम फार्मूला में पुट कर दिए 20 और 45। तो 20 और 45 फार्मूला में पुट करेंगे तो 2 संख्याएं 5 से कैंसिल हो जाएगी, 5 चौका 20, 5 9 45 हो गया बच्चों। तो ये जो मेरा इधर था स्क्वायर इधर आकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट में कन्वर्ट कर दिए। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से H1/H2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों 2/3। तो इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर सी में 2/3 दिया और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2/3। अगले सवाल में दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो कोई भी धनात्मक हमारा यदि पूर्णांक है और वह सम है तो किस रूप का होगा 2q रूप का होगा। क्यों 2q रूप का होगा, क्योंकि सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं तो 2q 2 से विभाजित होगा। सम संख्या के बाद आने वाली हर एक संख्या उसके एग्जैक्ट बाद आने वाली संख्या क्या होती है हमारी विषम होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 के बाद 3 आ रहा है क्या है विषम है, 4 के बाद 5 आ रहा है क्या है विषम है। इस तरीके से 2q यदि सम है तो इसके बाद आने वाली संख्या क्या होगी 2q + 1 और ये संख्या क्या होगी हमारी विषम होगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया 2q + 1। तो ठीक है बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।